आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए बनाने वाले को डीएनए पॉलीमरेज बोलते थे, वैसे ही आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक जगह पे जाके बाइंड करता है, डीएनए के किसी खास सीक्वेंस में जाके बाइंड करता है। जिस सीक्वेंस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है उस सीक्वेंस का नाम होता है प्रमोटर। और ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें डीएनए टेम्पलेट से जो है आरएनए स्ट्रैंड बनाया जाता है। तो क्या है यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली इस प्रमोटर साइड में बाइंड करता है, और वहां पे बाइंड करने के बाद में धीरे धीरे जो है वो उसमें आगे बढ़ता हुआ जो है वो आरएनए बनाता है। और अंतिम में जब उसको जो है वो टर्मिनेशन साइट मिल जाता है, जहाँ पे जो है वो जैसे डीएनए पॉलीमरेज को टर्मिनेशन सिग्नल मिलता था, उसी तरीके से जब उसको टर्मिनेशन सिग्नल मिल जाता है तो ये जो है वो आरएनए बनाने की जो भी प्रोसेस है उसको जो है वो टर्मिनेट कर देता है। वहां पे हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो ये पहला जो चीज हम लोग को दिख रहा है, ये वाली जगह जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर रहा है, एक्चुअली इतनी सी जगह जो है वो रेगुलेटिंग यूनिट है। यहाँ से कोई आरएनए नहीं बनता, यहाँ कहीं आगे से जहाँ ओपन हुआ है वहां कहीं से आरएनए बनना चालू होता है, लेकिन पॉलीमरेज उससे पीछे से भी कहीं से बाइंड किया हुआ है। तो इसलिए जीन जब कहते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो ये रेगुलेटिंग यूनिट का भी होता है। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली जैसे डीएनए पॉलीमरेज एक पाम शेप्ड एंजाइम था, उसी तरीके से ये भी एक पाम शेप इस तरीके से एंजाइम होता है। ये 3D जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें, और इसमें जो है वो कुछ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आरएनए जो पॉलीमरेज है उनकी संरचना जो है वो लगभग लगभग समान है। कुछ जो है वो बेसिक डिफरेंस है, जैसे यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में जो है वो सब यूनिट्स का जो नंबर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इस तरीके के कुछ बेसिक जो है वो डिफरेंस है, अदरवाइज जो है वो ये तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्रैब क्लॉ जैसे जैसे क्या कहें केकड़े का मुंह होता है, उस तरीके से ये एंजाइम रहता है। और उसमें जो ये ग्रीन वाला भी जो पोर्शन दिख रहा है ये इसका एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट को जो है वो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट बोलते हैं। ये क्लेफ्ट में, क्योंकि जैसे डीएनए पॉलीमरेज के केस में तो क्या था कि दोनों ही जो स्ट्रेंथ है उसको जो है वो उस पर्टिकुलर एक्टिव साइट से होके गुजरना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक जो स्ट्रैंड जिससे कि जो जिसको जो है वो टेम्पलेट मान के जो है वो आरएनए का सिंथेसिस करना है वो तो एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट से गुजरेगा, लेकिन जो दूसरा जिसको जो है वो नहीं मान रहे हैं वो एक्टिव सेंटर से नहीं गुजरेगा, उसको साइड से निकल जाना है। तो इसलिए इसको जो है वो क्लेफ्ट बोलते हैं, क्योंकि कोई एक स्ट्रैंड ही वहां से होके गुजरता है। अगर इसको बहुत ही मतलब और ज्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो इसमें जो है वो कुछ आयंस होते हैं, खास तौर पे जो है मैग्नीशियम+2 जो है वो एक तरीके से इसमें प्रेजेंट हुआ होता है। और ये मैग्नीशियम+2 ही है जो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड से जो है वो फॉस्फेट मतलब बाईफॉस्फेट को जो है वो अलग करके जो है वो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो इस आयन की हेल्प से होता है, एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट में जो ये आयन पाया जाता है। अब जो एक आरएनए पॉलीमरेज जो प्रमोटर में बाइंड करता है उससे जो है वो आरएनए सिंथेसिस करते करते जब वो टर्मिनेशन तक पहुंच जाता है, तो इस तरीके का जो एक साइकिल चलता है जिसको इसको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन साइकिल कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन साइकिल में 3 फेज होता है। पहला वाला फेज होता है उसको कहते हैं हम लोग इनिशिएशन, दूसरा जो फेज होता है वो होता है इलोंगेशन, और जो आखिरी वाला फेज होता है उसको टर्मिनेशन कहते हैं। तो एक इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तीनों मिलके जो एक साइकिल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन साइकिल। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन भी जो है वो सिंपल नहीं होता, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में भी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रमोटर है ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको जो है वो डीएनए के किसी स्पेसिफिक साइट में जाके बाइंड करना होता है, जिसको प्रमोटर कहते हैं। और ये प्रमोटर भी फर्दर कुछ बॉक्सेस में जो है वो डिवाइड होता है। अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज को देखेंगे तो उसमें जो है 5 सब यूनिट होते हैं, जिसमें से एक सब यूनिट जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला सब यूनिट है वो जो है वो अल्फा सब यूनिट है। और ये हमेशा आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करता है तो उसके साथ में जो है वो ये सिग्मा वाला जो उसका सब यूनिट है वो जो है वो अटैच्ड होता है।
तो पहले स्टेप में ये प्रमोटर का सीक्वेंस है, इस प्रमोटर सीक्वेंस से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड किया, उस आरएनए पॉलीमरेज से अपना ये सिग्मा फैक्टर भी अभी जो बाइंड किया हुआ है। तो जो ये पहला जो स्टेप होता है जिसमें इस तरीके से बाइंडिंग हुई है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड किया है, अभी उसके पास में सिग्मा वाला फैक्टर है। तो देखो ये जो डीएनए का जो ड्यूप्लेक्स है ये अभी अपने जो सिंगल स्ट्रैंड में ओपन नहीं हुआ है, और जब तक ये ओपन नहीं हुआ है मतलब ये डीएनए कैसा है, क्लोज है, अभी क्लोज क्लोज है, क्योंकि डीएनए में कुछ भी जो डबल स्ट्रैंड है वो ओपन नहीं हुआ, तो इसलिए क्लोज है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। इस ये जो पूरा है आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड किया हुआ जिसमें सिग्मा फैक्टर लगा है, दिस इज कॉल्ड क्लोज कॉम्प्लेक्स। और पॉलीमरेज प्रमोटर इन विच डीएनए स्ट्रैंड्स रिमेन टुगेदर। तो ध्यान ये रखना है हम लोगों को, ये जो ओपन या क्लोज इसके बाद जो इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो ओपन में होगा, वो डीएनए के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, ना कि पॉलीमरेज के रिस्पेक्ट में। ये जो क्लोज कॉम्प्लेक्स होता है जो है फर्दर जो है वो क्या करता है, ओपन कॉम्प्लेक्स में मतलब कुछ जो है वो कंफर्मेशन चेंज लेके आता है डीएनए में, जैसे कि हम लोग उसमें देखते थे कि थोड़ा स्ट्रेच जो है वो खोलने की जरूरत पड़ती, वैसे ही उतना बड़ा तो इसमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड को सिंथेसिस करना है और इसके लिए कोई प्राइमर की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए जो है वो सिंपल जहाँ पे जितने छोटे से एरिया में जो है सिंथेसिस करना है उतने छोटे से एरिया को जो है करने की जरूरत होती है। तो क्या होता है, सिग्मा जो है वो थोड़ा सा जो होता है जहाँ कहीं पे भी होता है एक्टिव सेंटर क्लेफ्ट के पास, वहां से अपना जो उसका ओरिएंटेशन है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करता है, थोड़ा सा जो है वो पीछे जाता है, और डीएनए का ये स्ट्रैंड जो है वो देखो कुछ कुछ जो है वो वहां पे जो हम लोग को बबल मिलता था उसके बबल जैसा जो है कुछ मिल जाता है, लेकिन ये उतना लंबा नहीं होता, 10-20 न्यूक्लियोटाइड का ही होता है, जैसे वहां पे 100-200 न्यूक्लियोटाइड का होता है, तो वैसा नहीं है, ऐसा जो है ब्लबल। तो अब ये जो क्लोज कॉम्प्लेक्स था उसका ट्रांजिशन हुआ है ओपन कॉम्प्लेक्स थे। तो आरएनए कॉम्प्लेक्स इज विच द डीएनए एट द स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज अनवाउंड एंड द पॉलीमरेज इज पोजीशन टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। अब जब ये इस तरीके से अनवाइंडिंग हो गई है और हाइड्रोजन बॉन्ड वहां से जो है वो हटे हैं बहुत ही लिमिटेड जगह से, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हटाने के लिए भी किसी खास एंजाइम की जरूरत नहीं है, बहुत सारी जो दूसरी एंजाइम जो है वो रेप्लिकेशन में लगती थी उसकी जो है यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलीमरेज ही सब काम कर लेता है, और पॉलीमरेज शील्ड करके रखता है उतनी जगह को ताकि वो वापस से ना हो, और दूसरा इस छोटे से पोर्शन से जो है वो सिंथेसिस होता रहेगा। एक बार जब ये ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया तो हम लोगों को पता है कि डीएनए पॉलीमरेज जैसे हमेशा क्या करता था कि 3 प्राइम एंड में उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जरूरत पड़ती थी ताकि जो है वो एडिशन कर सके, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के साथ में ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो कोई इनिशिएटर की जरूरत ना पड़े, मतलब इनिशिएटर की आवश्यकता पड़े। आरएनए पॉलीमरेज कैपेबल है कि वो सीधे सीधे जो है वो किसी इस तरीके के उसको जो सीधे सीधे जो है वो आरएनए को जो है वो सिंथेसिस करने के लिए बना सके। लेकिन क्या होता है इसमें एक दूसरी चीज होती है, देखो यहाँ पे जो सिग्मा लगा हुआ है, जब ये स्टार्ट करता है तो वो सिग्मा एक ऐसी जगह लगा हुआ था जहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज में एक होल जैसा कुछ होता है, उस होल से जब आरएनए का सिंथेसिस होता है तो आरएनए जो है वो बाहर निकलता है, लेकिन जब तक वो सिग्मा क्योंकि अटैच्ड है तो 5 या 10 न्यूक्लियोटाइड जैसा ही सिंथेसिस होता है, सिग्मा उस होल को ब्लॉक करके रखा है तो आरएनए नहीं निकल पाता, तो इसलिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि 5 या 10 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होता है और सिग्मा अभी भी वहां है, तो वहां से आरएनए नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये आरएनए जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, सिग्मा थोड़ा सा अपनी जगह को जो है वो चेंज करता है और अल्टीमेटली फिर इससे डिटैच हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग जो फेज होता है, जब तक कि छोटे छोटे जो है वो आरएनए के मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते रहते हैं और जो है वो आरएनए पॉलीमरेज बैक एंड फोर्थ चलते रहता है कि एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया कि उस जगह को स्केप करने के लिए, तब तक ये होता रहता है जब तक कि वो सिग्मा फैक्टर उससे अटैच्ड हो। तो वो वाली जगह जहाँ पे छोटे छोटे आरएनए बनते हैं और बार बार उसको स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि अभी भी उसका जो छोटा होल जिससे कि आरएनए को निकलना है वो ब्लॉक है, तो उस छोटे से प्रोसेस को बोलते हैं एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो हो रहा है वो एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन या एबॉर्टिव इनिशिएशन हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे बन के जो है वो निकलते जा रहे हैं। एक बार उस जगह से जब निकल जाता है तो आरएनए एग्जिट चैनल जो है वो फ्री हो जाता है सिग्मा के निकलने के बाद, और अब जो है वो आरएनए का जो चेन है वो कंप्लीटली जो है वो आगे जा सकता है। तो ये स्टेप जो होता है एबॉर्टिव इनिशिएशन के बाद जो होता है उसको बोलते हैं प्रमोटर स्केप, कि प्रमोटर की जगह से आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये मान लेते हैं कि अब जो है सक्सेसफुली हो जाएगा क्योंकि सिग्मा फैक्टर वहां से जा चुका है।
तो जितना भी हम लोग जो है वो रेप्लिकेशन में प्रोसेस पढ़ते थे जिसमें हर चीज के लिए एक अलग अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती थी, वैसा यहाँ पे नहीं होता एक्चुअली। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो खुद आगे बढ़ता है, तो जैसे हेलिकेज वहाँ अनवाइंड करता था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज खुद ही अनवाइंडिंग कर लेता है, फिर उसमें आरएनए को जोड़ लेता है, फिर वो प्रूफ रीडिंग की कुछ गलत तो नहीं जोड़ गया उसको भी खुद ही देखता है, और अल्टीमेटली जो आरएनए का जो है उसको डिसोशिएट करके जो आगे बढ़ाने का, और उसके बाद में फिर जब आगे बढ़ गया तो पीछे के डीएनए में वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कौन रेगुलेट करता है? यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अकेला जो है यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट है। अब आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज से जो है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ज्यादा होने की भी जरूरत है, क्योंकि वहां पे तो क्या है कि पूरा का पूरा जीनोम वो बना रहा है, और जीनोम में कोई म्यूटेशन या कोई गलत न्यूक्लियोटाइड का एडिशन हो गया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उससे जो हानि हो सकती है किसी ऑर्गेनिज्म को, वो बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन आरएनए जो बन रहा है उसको तो आगे चल के प्रोटीन बनाना है, तो हो सकता है एक आध बार कोई आरएनए में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो भी गया तो हो सकता है प्रोटीन सही बन जाए, क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए कई कोड होते हैं। या फिर जो है वो अगर गलत बन गया तो एक या दो अमीनो एसिड का चेंज हो तो उसके जो है बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस नहीं होंगे। दूसरा, एक टाइम में एक आरएनए नहीं बनता बल्कि हजारों लाखों में आरएनए बनता है, तो इस तरीके से एक या दो न्यूक्लियोटाइड अगर गलत ऐड हो भी गए गलती से, मतलब वैसे तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी काफी इफिशियंट है, लेकिन अगर कुछ एडिशन हो भी गया तो क्योंकि 1 लाख आरएनए बने हैं तो मान लो उसमें से 10 में इस तरीके के गलत या 10 में गलत जगह पे हो सकते हैं, बाकी के तो जो जितने बने हुए हैं वो सब के सब नॉर्मल फंक्शन करेंगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस उतना जो है वो ज्यादा नहीं होता। लेकिन जीनोम में अगर कुछ चेंज हो गया तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसको जो आरएनए प्रूफ रीडिंग में अगर कुछ गलत एडिशन हो गया है तो उसको हटाने के लिए जो एक मैकेनिज्म आरएनए पॉलीमरेज एडॉप्ट करता है उसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिलेटिक एडिटिंग। तो पायरो दो फॉस्फेट ग्रुप मतलब दो फॉस्फेट जो अलग होते हैं वो आके वापस से जो है वो न्यूक्लियोटाइड में जोड़ देता है। इस तरीके का वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। या तो फिर एक दूसरा मैकेनिज्म भी होता है जिस मैकेनिज्म को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। तो हाइड्रोलिटिक एडिटिंग करने के लिए फिर आरएनए पॉलीमरेज खुद नहीं कर पाता, बल्कि उसके लिए एक अलग जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको जीआरई फैक्टर बोलते हैं। तो जीआरई फैक्टर एनर्जी की मदद से जो है वो उस वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट के हटा देता है। तो इस तरीके से दो मैकेनिज्म से ये जो है वो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है। एट लास्ट जब ये इस तरीके से इलोंगेशन करते करते जो है वो फाइनल उस जगह पे पहुंच जाता है जिसको हम लोग टर्मिनेटर सिग्नल कहते हैं। तो टर्मिनेटर सिग्नल में आने के बाद में जो है वो हट जाता है। आमतौर पे टर्मिनेशन दो तरीके से होता है, जिसको एक को बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर और एक को कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर। रो एक तरीके का प्रोटीन है जो कि टर्मिनेशन में मदद करता है, तो रो की मदद से भी टर्मिनेशन हो सकता है और रो के बिना भी जो है वो टर्मिनेशन हो सकता है। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर में क्या होता है, रो इंडिपेंडेंट या इंट्रिंजिक, उसमें क्या होता है कि डीएनए के जो सीक्वेंस होते हैं वो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे जो आपस में ही जो है वो इन्वर्टेड रिपीट बना सकें। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये एक तरीके से क्या है, इन्वर्टेड रिपीट। मतलब अगर ये जी है, ये वाला जी जो हम लोगों को इधर रेड में जो है सबसे लास्ट में दिख रहा है, ये जो है पेयर कर सकता है इस सी के साथ। जो फर्स्ट सी जो दिख रहा है वो पेयर कर सकता है जो रेड में जो जी दिख रहा है, मतलब जो ए स्ट्रेच है उससे ठीक पहले जो जी है उससे पेयर कर सकता है। ये जी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, इधर जो सी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, इधर पे फिर जो जी सी ये पेयर कर सकते हैं, टी पेयर कर सकते हैं। यानी ये जो है वो सेल्फ फोल्ड भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड रिपीट है एक तरीके से। मतलब दोनों साइड से देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो ये जो इन्वर्टेड रिपीट है, देखो आरएनए पॉलीमरेज आता जा रहा है और बाइंड होता जा रहा है, धीरे धीरे उसमें सिंथेसिस होती जाएगी। लेकिन क्या होता है कि ये जो आरएनए जो बना, जो ये डीएनए था जो इन्वर्टेड रिपीट था, उससे जो आरएनए बना वो आरएनए क्या है, क्योंकि वो आपस में जो है वो बाइंड कर सकते थे तो एक हेयर पिन जैसा कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और हेयर पिन जैसा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले उसके डीएनए के साथ हो रही थी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ हो गई, आरएनए के साथ। सेल्फ में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और क्योंकि सेल्फ हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई तो अब जो बचे थोड़े बॉन्ड जो बचे हुए थे वो जो है उस डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड को जो है वो स्टेबल नहीं कर पाते।
तो इस तरीके से क्योंकि आरएनए में ही अपने आप में इन्वर्टेड रिपीट बन गया है और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस डीएनए से बना सकता था वो अब नहीं बन पा रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आरएनए है वो कंप्लीटली डीएनए से रिलीज हो जाएगा। दूसरा जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जो जैसे वहाँ पे टस प्रोटीन आते थे कहाँ पे रेप्लिकेशन में, उसी तरीके से यहाँ पे रो प्रोटीन्स आते हैं और रो फैक्टर्स जो है वो उसमें जीटीपी या एटीपी जैसे कुछ हाइड्रोलिटिक क्या बोले हाइड्रोलिटिक जो एक्टिविटी भी होती है, ताकि जो है एटीपी के हाइड्रोलिसिस से वहां से जो है वो बॉन्ड को तोड़ देता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज के पास से जो ये इसके जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, और इस तरीके से रो फैक्टर जो अटैच्ड हुआ आरएनए है उससे जो है वो कंप्लीटली आरएनए को अलग कर देता है। तो टर्मिनेशन इस तरीके से दो प्रकार से होता है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर और रो डिपेंडेंट टर्मिनेटर। और देखो एक टाइम पे ऐसा नहीं कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज और एक ही बार सिंथेसिस होता रहता है। एक्चुअली इस एक बार में जो है वो कई सारे आरएनए सिंथेसिस होते रहते हैं, और इनफैक्ट ये जो हम लोग देख पा रहे हैं जो ये आरएनए निकल निकल रहा है यहाँ पे, अब बाद में कभी हम लोग जब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे तो इसमें ध्यान रखना कि ये ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ये आरएनए निकला, ये आरएनए एक्चुअल में होता है जो सेल है, सेल का जो गोल्गी बॉडी, सॉरी गोल्गी बॉडी कर रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में इसका जो है वो सिंथेसिस होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में ये आरएनए जाता है और वहां पे इस आरएनए से साइमल्टेनियसली इधर पे आके राइबोसोम अटैच हो जाएगा, और राइबोसोम अटैच होके साथ ही साथ इसका प्रोटीन भी बनते रहता है। तो ये जो है मशीनरी को अगर देखो तो हम लोग पढ़ने के लिए अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन ये एक टाइम पे एक जीन में कई सारे आरएनए पॉलीमरेज लगे होंगे, कई सारे आरएनए जो है वो बन रहे होंगे, और सभी आरएनए के साथ में राइबोसोम अटैच होकर के जो है वो प्रोटीन बना रहे होंगे। मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जो है वो साथ साथ चलती है कोशिका में। इसीलिए जो है वो जिस जीन या जिस प्रोटीन की जो है वो सेल को एक पर्टिकुलर टाइम में जो है वो जरूरत होती है, वो उसी टाइम पे बनता है, जो उसका जो है वो बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा उसके मतलब सिग्नल के हिसाब से। और हमेशा लाखों करोड़ों की संख्या में आरएनए बनते हैं, 10-20 हजार ऐसे नहीं बनते। तो ये जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था, एटलीस्ट इतनी चीजें मुझे लगता है कि समझ में आई होगी। अब इसका जो है हम लोग डिटेल कल से जो है वो देखना चालू करेंगे, 2 दिन में जो है वो ये खत्म हो जाएगा।